are you all? Welcome back to my YouTube channel SRK Study Corner, and I'm your host Swaleha Rahman Khan. Today I'm going to teach you the second part of life process, that is respiration. इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ. अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उसको अभी जाकर देखिए. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. नाउ हम आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है? हमने जो न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि हम किस तरीके से अपना कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसको खाता है और उसका हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है. अच्छा, हम लोग अच्छे से जानते हैं इस बात को कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है. कोई भी काम हम करते हैं उसके लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, फूड की. तो फूड से बेसिकली होता क्या है हमारी बॉडी में, जिससे हमें कोई भी काम करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है. फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. तो वो एनर्जी जो है हमें फूड से मिलती है कोई भी वर्क करने की, या हम जो ग्रो करते हैं या हमारी बॉडी में कोई भी रिपेयरिंग वर्क होता है, वो सब किससे होता है बेटा? फूड से होता है. तो बेसिकली हमारी बॉडी के मैकेनिज्म में होता क्या है? सबसे पहले हम खाना खाते हैं, उसके बाद देन उसका हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है. जैसे कि आपने पढ़ा था कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. आपने न्यूट्रिशन के 5 पार्ट्स पढ़े थे ह्यूमन बींग्स में, या फिर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो होता था कि हमने बेसिकली 5 पॉइंट्स देखे थे, जिसमें क्या होता था? इंजेस्शन होता था, डाइजेशन होता था, एब्जॉर्प्शन होता था, एसिमिलेशन होता था, एंड द 5th वन इज इजेस्शन. तो बेटा आज मैं आपको कुछ एसिमिलेशन की तरफ लेकर जाऊंगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तक आपको न्यूट्रिशन समझ में आया होगा कि हाँ, एब्जॉर्प्शन तक क्या था कि हमारा फूड का ब्रेकडाउन हुआ, हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया, उसका ब्रेकडाउन हमारे स्टमक में हुआ, उसका फाइनल डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, और उसके बाद देन विलाई के थ्रू वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले गए. ब्लड स्ट्रीम में खाना जाने के बाद अब क्या हुआ? उस खाने के साथ फिर क्या हुआ? जब वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया, देन वो हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में पहुंच गया. अब वो फूड हमारे सेल्स में जा चुका है. अब उसका क्या होगा? अब उसका होगा रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन किस तरीके से होगा? तो रेस्पिरेशन, पहली बात तो रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. वो प्रोसेस जिससे एनर्जी रिलीज होती है, किससे? फूड से. यानी कि पहले आपके फूड का डाइजेशन हुआ, फिर आपके फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ जब वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में सॉल्यूबल फॉर्म में आ गए. हमने इनसॉल्यूबल ऑर्गेनिक फूड खाया, अब उसको हमने पूरा ब्रेक कर सॉल्यूबल और सिंपल एंड स्मॉल फॉर्म में कर लिया. अब वो फूड के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स में पहुंच गए. अब उसमें क्या होगा? अब हमारे सेल के अंदर कुछ सेल्यूलर एक्टिविटीज होंगी. एक्चुअली क्या है ना, रेस्पिरेशन को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन? क्योंकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हमारे ईच एंड एवरी सेल में होता है, हमारे हर एक सेल में होता है. तो बेसिकली होता क्या है बेटे कि जो फूड का ब्रेकडाउन होता है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, और जो हमारा एसिमिलेटेड फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. कैसे? क्योंकि वो एक फ्यूल की तरह वर्क करता है. जैसे आप एक कार चलाते हो, सपोज करो, तो उस कार को चलाने के लिए आपको फ्यूल की ज़रूरत होती है ना, पेट्रोल की, डीजल की, किसी भी फॉर्म में वो फ्यूल होता है. तो हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है. जैसे कि हम अगर खाना हमें कुक करना है तो हमें गैस की ज़रूरत होती है, एलपीजी की ज़रूरत होती है, तो वो एक फ्यूल हो गया. तो कोई भी चीज़ चलाने के लिए जैसे हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, सिमिलर वे में हमारी बॉडी को रन आउट करने के लिए भी हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है. और वो फ्यूल क्या होता है? हमारा फूड होता है. तो जो हमारा एसिमिलेटेड फूड है, एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी. एनर्जी देने के लिए हमारा एसिमिलेटेड फूड जो है वो एक फ्यूल की तरह वर्क करता है. एसिमिलेटेड फूड का मतलब क्या हो गया कि जो खाना आपका सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो चुका है, दैट इज कॉल्ड द एसिमिलेटेड फूड. Assimilated food is used as a material for growth and repair of the body. तो बेटा खाना जो है हमारा एसिमुलेट होने के बाद हमारा 3 चीज़ों के लिए काम आता है. फर्स्ट वन इज दैट टू प्रोवाइड एनर्जी, सेकेंड वन इज टू प्रोवाइड ग्रोथ, एंड द थर्ड वन इज हमारी बॉडी में कोई भी
हमें चोट लग जाती है या हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं या कोई भी हमको डिजीज़ होती है, उससे जो हमारा रिपेयरिंग होती है या जो हम कवर अप करते हैं वो सब किसके थ्रू करते हैं? अपने फूड के थ्रू करते हैं, राइट? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है क्या? रेस्पिरेशन में होता क्या है? रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारा फूड हमारे हर एक सेल में एसिमिलेटेड फूड है, और आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, वो ऑक्सीजन भी हमारी हर एक सेल में जाती है। जब ऑक्सीजन हमारी हर एक सेल में जाती है और वहाँ पर फूड भी है, हमारा एसिमिलेटेड फूड है, तो वो ऑक्सीजन फूड के साथ मिलकर क्या करती है? रिएक्शन करती है, जिससे हमारे दो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्या निकलता है? एक बहुत बड़े अमाउंट में क्या निकलती है? हमारी एनर्जी निकलती है। जब फूड का ब्रेक डाउन होगा तो क्या निकलेगी? एनर्जी रिलीज होगी। सी द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स taking in oxygen to the cells, using it to release energy by burning food and eliminating carbon dioxide and water. तो क्या होता है? ऑक्सीजन यूज होती है किसके साथ? फूड के साथ। हमारा जो फूड है, उस बर्निंग ऑफ फूड का मतलब हो गया यहाँ पर कि फूड का पूरी तरीके से ब्रेकअप हो जाना, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। तो बेसिकली ये जो फंक्शन होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये पूरा किस में होता है? हमारे हर एक सेल में होता है। फूड प्लस ऑक्सीजन मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स। और एनर्जी, अब हमें किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी मिल चुकी है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी रिपेयरिंग के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम जो भी काम करते हैं, हमारी डेली एक्टिविटीज़, उन सब के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ सी हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी किस तरीके से रिलीज होती है, ये तो आपको पता ही है कि जब हमारा एसिमिलेटेड फूड हमारे ईच एंड एवरी सेल में पहुंच जाता है तो वहाँ उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक हो जाती है। तो ये एनर्जी जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इन साइंटिफिक फॉर्म हम इसको बोलते हैं एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हमारी जो एनर्जी है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ब्रेक हो जाती है बेटे, दैट इज एटीपी। हमारा जो फूड है वो एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, दैट इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो और ये इसी फॉर्म में हमारे सेल में स्टोर हो जाती है, और जब जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तब तब ये हमारे सेल से रिलीज होती है। See, the energy produced during respiration is stored in the form of ATP molecule in the cells of body. तो बॉडी के सेल्स में ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP क्या है? ATP is a adenosine triphosphate and ATP is a high energy content. ATP जो है वो एक बहुत हाई एनर्जी है। उसी के जैसे हमारी एक और चीज़ है, दैट इज ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। D stands for di, that means 2, यानी कि 2 फॉस्फेट, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप वाले को हम ADP बोलते हैं, और 3 फॉस्फेट ग्रुप वाले को हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो बेटा ये जो ADP है, ये ADP है क्या? ADP एक डाइफॉस्फेट है और ATP क्या है? एक ट्राइफॉस्फेट है। ये ADP जो है हमारी बॉडी में पहले से ही, हमारे सेल्स में पहले से ही प्रेजेंट होता है, और हमारे सेल में फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स ADP और फॉस्फेट दोनों ही हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब एनर्जी रिलीज होती है, फूड का ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो रिलीज होती है, वो एनर्जी हमारे ADP मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बना देती है? एक हाई एनर्जी कंटेंट, दैट इज ATP का फॉर्मेशन कर देती है। अब ये जो ATP है ये हमारी सेल में स्टोर हो जाता है, और जब जब हमारे सेल को या हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वापस ये ATP मॉलिक्यूल हमारा ब्रेक हो जाता है। सी कैसे ATP मॉलिक्यूल ब्रेक होता है? ADP में, फॉस्फेट में और एनर्जी में। अब ये ADP और फॉस्फेट हमारी सेल में अगेन स्टोर हो गए, और जो एनर्जी हमें उस टाइम पर वर्क के लिए चाहिए थी वो रिलीज हो गई।
The energy released during respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate. तो ये inorganic phosphate और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हमारे सेल में पहले से मौजूद थे। अब इसके साथ जो हमारी फूड की एनर्जी थी वो कंबाइन हुई और वो किस में कन्वर्ट हुई, हमारे हाई एनर्जी कंटेंट में, दैट इज एटीपी में। और जब हमारे सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, यानी कि जब आपने कोई ऐसा काम किया जिसमें आपको एनर्जी, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसमें मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर जैसे हम कोई भागते हैं या हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है उस टाइम पर हमारे जो एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं वो एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं और उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी रिलीज्ड होती है। तो इस तरीके से जो हमारी एनर्जी है वो यूज्ड अप होती है। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स। रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। सी, the respiration which occurs in the presence of oxygen is called aerobic respiration, and the respiration which takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है that is aerobic respiration, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है that is anaerobic respiration. तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इसलिए है बेटा क्योंकि हमारा जो वर्ड है उसमें डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की। तो जैसे जैसे आपको पता है कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है तो उनके रेस्पिरेशन का मोड भी अलग है। कोई एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो कोई एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो बेटा बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले जो हमारा सेल है भाई एसिमिलेटेड फूड हमारे सेल में पहुंच गया, ठीक। अब क्या होता है, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर हमारा जो फूड होता है, सपोज कि वो ग्लूकोज है, ठीक है ना। तो जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक होता है, किसमें, पायरुवेट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बेटा कि जो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, या फिर क्या बोलिए उसको, पायरुवेट। तो क्योंकि ग्लूकोज जो है वो हमारा 6 कार्बन एटम से बना है और जो हमारा पायरुवेट है वो हमारा 3 कार्बन एटम से बना है, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे हमारे पायरुवेट के। उसके बाद देन क्या होता है, देन होता है उसका ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन सेल के अंदर आती है तो ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि वो क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और पावर हाउस ऑफ द सेल वो क्यों कहलाता है वो अभी आप देखिए। वो इसलिए कहलाता है बिकॉज बेटे कि वहाँ पर एनर्जी का रिलीज होता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसका जो एनर्जी रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। तो पायरुविक एसिड जो है हमारा 3 कार्बन एटम वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल में, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एंड एटीपी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारा जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है 38 एटीपी में। 38 एटीपी यानी कि जो एनर्जी करेंसी है हमारी जो हमारी एनर्जी करेंसी है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसके 38 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और जो हमारा फूड है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो क्या होता है बेटा, जो ये ग्लूकोज है, जितना आपने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में चेंज हो जाता था हमारा पायरुवेट में। साइटोप्लाज्म के अंदर ही ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ तक का प्रोसेस तो सेम होता है। उसके बाद जब ऑक्सीजन का एंट्रेंस नहीं होगा तो क्या होता है, तो कि बेटा जो हमारा पायरुवेट है वो चेंज होता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। अब इथेनॉल क्या है, इथेनॉल इज अ एल्कोहल। जब आप कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर इथेनॉल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब आप ये भी जानेंगे कि एल्कोहल ग्रुप क्या होता है और इथेनॉल क्या होता है। तो बेसिकली अभी आप ये सुन लीजिए कि जो हमारा पायरुवेट है वो हमारा इथेनॉल में चेंज होता है। दैट इज अ काइंड ऑफ ये एक तरह की शराब है, ठीक। और
कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज होता है। अच्छा, अब आप सोचिए कि ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है, और वो ऑर्गेनिज्म है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट। कौन है वो? ईस्ट। अच्छा, ये जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। अब क्योंकि बेटा जब हमारा ग्लूकोज का पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, और ये जो इथेनॉल है ये हमारा 2 कार्बन एटम होता है, इसके अंदर 2 कार्बन एटम होते हैं। तो वहाँ हमने देखा था कि वो पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया था, और यहाँ पर इथेनॉल सिर्फ 2 ही हमारा जो ग्लूकोज है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हुआ है, जो कि 2 कार्बन एटम वाला है। तो यहाँ जो एनर्जी का रिलीज होता है वो बहुत लो होता है, मतलब कि इसमें जो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं वो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के। कहाँ हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का जनरेशन होता था, और यहाँ पर कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स का जनरेशन होता है। जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है, तो कभी कभी क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर, या फिर जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उनकी बॉडी में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जब हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो होता क्या है बेटे कि जब हम कोई हैवी वर्क करते हैं, या हम कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होती है, कुछ ऐसा विग्रस वर्क वाली हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, या फिर हम कोई जिम में ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होती है, तो क्या होता है बेटा, during vigorous physical exercise, when oxygen gets used up faster in the muscle cell than can be supplied by the blood. मतलब हमें एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो अब एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन जब हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तभी तो एनर्जी का ब्रेक डाउन होगा। अब ऑक्सीजन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ऑक्सीजन की जो सप्लाई आ रही है वो लो आ रही है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम आ रही है, और हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या होता है, फूड का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के बिना ही टूट जाता है। और हमारे जो मसल सेल्स होती है, जैसे आप जिस जगह पर भी आपका, जिस बॉडी पार्ट में भी आपका वो फंक्शन हो रहा है, सपोज आप रनिंग कर रहे हो, तो जो आपके लेग्स के जो मसल्स हैं वो जो है वहाँ पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ तक ऑक्सीजन का लेवल तो उतना नहीं जा पा रहा है जितना आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, आपके फूड का ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो हमारा 6 कार्बन का ग्लूकोज है वो 3 कार्बन एटम ऑफ पायरुवेट में टूट जाता है। अब यही 3 पायरुवेट एटम जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाता था, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, तो वही 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट है जो है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। वो भी 3 कार्बन एटम है और ये भी 3 कार्बन एटम है। ये एक सडन चेंज आता है, कैसे कि जब हमें सडनली एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है और ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या होता है बेटा कि वो जो 3 कार्बन एटम का पायरुवेट है वो 3 कार्बन एटम के लैक्टिक एसिड में, ये भी 2 मॉलिक्यूल है और ये भी 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, और हमें इंस्टेंट एनर्जी उस टाइम पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किस लिए होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, इट प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा एनर्जी। अब ये जो लैक्टिक एसिड है इसका क्या होगा, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता था एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो वो आपको पता है कि हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, बट ये जो लैक्टिक एसिड है ये कैसे एलिमिनेट होगा, तो इसका क्या होता है बेटा, ये हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो या कोई हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो आपको जिस पोर्शन से आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आप हैंड्स की एक्सरसाइज करते हो तो आपके हैंड्स की मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है। सिमिलरली अगर आप रनिंग करते हो तो आपकी लेग्स की मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। तो बेटा जो ये क्रैम्प्स आते हैं ये क्यों आते हैं, ये आते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये हमारे मसल्स में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जम जाता है। अब इसका एक्यूमुलेशन जब हमारे मसल्स में हो जाता है
तो फिर लैक्टिक एसिड से हम कैसे रिड ऑफ पाते हैं, ये ग्रेजुअली हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक हॉट वाटर बाथ लेंगे तो उससे ये लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। तो बेटा इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब हमें सडन रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और एनर्जी हमें फौरन इंस्टेंटली चाहिए होती है, तो हमारी बॉडी में फूड बिना ऑक्सीजन के ही ब्रेक हो जाता है। नाउ हम रेस्पिरेशन को उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने न्यूट्रिशन को पढ़ा था। जैसे हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस एंड न्यूट्रिशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ा था, उसी तरीके से हम यहाँ पर रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बेटा प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, जो जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे यहाँ पर हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन का जो आउटर ऑर्गन है वो हमारी नोज है, मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारी नोज से एंटर होती है। बट इन केस ऑफ प्लांट्स, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है इनके यहाँ पर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर रेस्पायर करता है इनकी ओवरऑल बॉडी। रूट्स भी रेस्पिरेशन करती हैं, स्टेम्स भी रेस्पिरेशन करता है, लीव्स भी रेस्पिरेशन करती है, मतलब कि ओवरऑल बॉडी जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंट्रोल आउट करती है। सी ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन। प्लांट्स गेट्स ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट्स के अंदर जो होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हर पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब रूट्स रेस्पायर करेंगी तो रूट वाला एरिया रूट का रेस्पिरेशन कर देगा, स्टेम्स का रेस्पिरेशन स्टेम्स में हो जाएगा, लीव्स का अलग हो जाएगा। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का वो ह्यूमन्स के अकॉर्डिंग या एनिमल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो बहुत कम होता है। तो सिर्फ डिफ्यूजन से ही काम हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो किससे होता है बेटा, स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं, लीव्स या स्टेम पर, लीव्स जो होती हैं हमारे पौधों की और जो स्टेम होती है उन पर छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराना। तो बेटा प्लांट्स के अंदर रूट्स भी रेस्पायर करती हैं, स्टेम्स भी रेस्पायर करती हैं और लीव्स भी रेस्पायर करती हैं। तो रूट्स के केस में क्या होता है, जो हमारी रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, आपको पता है। तो रूट्स जो है हमारी किसके कांटेक्ट में होती है, सॉइल के कांटेक्ट में होती है। और सॉइल के अंदर जो होता है वो क्या होता है, हमारा इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, यानी कि सॉइल के अंदर हमारी जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस के बीच में क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमारी रूट्स के अंदर आती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन हमारी रूट्स में एंटर करती है और वहाँ पर हमारी रूट्स का रेस्पिरेशन होता है। सिमिलरली जो हमारी लीव्स हैं और स्टेम्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें स्टोमेटा होते हैं, तो स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो रूट्स का जो रेस्पिरेशन होता है वो जस्ट ड्यू टू इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होता है, और जो लीव्स और हमारे स्टेम्स हैं उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। साइड द प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर असल में होता क्या है रेस्पिरेशन के दौरान। अभी मैंने आपको बताया कि रूट्स के अंदर तो इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू ऑक्सीजन एंटर हो जाती है प्लांट्स में, बट इन केस ऑफ लीव्स क्या होता है, लीव्स के केस में क्या होता है बेटा, आपको पता है कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड है। रेस्पिरेशन यानी कि जो हमारा फूड है उसके ब्रेकडाउन के लिए यानी कि जो हमारा फूड है उसके ब्रेकडाउन के लिए जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का कॉम्बिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं
विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो बेटा जब हमारे फोटोसिंथेसिस होती है तो हमारा एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज ऑक्सीजन। आपको पता है कि जो पौधे सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन को वो एक्सपेल आउट करते हैं। तो बेटा दिन के वक्त में पौधों के अंदर कुछ और रिएक्शन होती है और रात के वक्त में कुछ और होती है। अब ये ऐसा कैसे होता है, लेट अस सी। तो क्या होता है बेटे कि जो हमारे पौधे हैं उनमें न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ दिन में होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती है क्योंकि जो सनलाइट होती है वो सिर्फ दिन में होती है, रात में तो नहीं होती है। तो इसलिए जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो सिर्फ डे टाइम में होता है, और जो रेस्पिरेशन है वो डे में भी होता है और नाइट में भी होता है। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो डे में कुछ अलग है और नाइट में थोड़ा सा कुछ अलग है। हालांकि प्रोसेस सेम ही है कि ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट है, बट वो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो दो अलग अलग वे से कंप्लीट होती है, डे और नाइट में। सी, रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम, यानी कि रेस्पिरेशन दोनों वक्त में होता है। तो ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। तो बेटा दिन के वक्त में क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो जाहिर है कि उसका एक बाय प्रोडक्ट भी होता है, दैट इज ऑक्सीजन। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट बनता है, दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो अब आपको ये भी पता है कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड है। तो अब पौधे को ऑक्सीजन बाहर से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो विद इन द बॉडी ही प्रिपेयर हो चुकी है। तो वही ऑक्सीजन जो होती है वो रेस्पिरेशन के काम आ जाती है, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो पौधों से एक्सपेल आउट हो जाती है थ्रू स्टोमेटा। तो क्या समझे बेटा कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो दिन के वक्त में प्लांट के अंदर ही से पूरी हो गई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। सो द लीव्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड द रेस्ट पार्ट डिफ्यूजेस आउट। तो जो ऑक्सीजन आपकी प्रोड्यूस्ड हुई वो जो है क्या हुआ, यूज्ड अप हो गई फॉर रेस्पिरेशन के लिए, और जो बाकी की बची वो एक्सपेल आउट हो गई। And carbon dioxide produced by respiration is also used up by photosynthesis। अब जो respiration का process होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर नहीं निकलेगी पौधों से, वो क्या होगी, वो फोटोसिंथेसिस के काम आ जाएगी। यानी कि न्यूट्रिशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलकर जो ऑक्सीजन बनी थी वो हमारी रेस्पिरेशन में काम आ गई, और रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो हमारे फोटोसिंथेसिस के काम आ गई। तो मतलब गैसेस जो है वो बाहर आई ही नहीं, सिर्फ हाँ ऑक्सीजन, हमारी जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी वो हमारी बाहर आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत नहीं होती, जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन को ज़रूरत होती है उससे जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन में निकलती है उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो बाहर आ जाता है। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है वो पूरी की पूरी यूज्ड अप हो जाती है हमारे फोटोसिंथेसिस में, और बाहर से भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है, क्योंकि वो अपना विद इन द बॉडी खाना बना रहे हैं ना बेटा। अच्छा, डे टाइम में तो ये हुआ कि हमारी ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज आउट हुई और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन हुई। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से ऑक्सीजन बाहर निकलती है दिन में और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदर ही रहती है। अब रात के वक्त में क्या होगा, रात के वक्त में ना कोई फोटोसिंथेसिस है, ना कोई सनलाइट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं है, कोई फूड प्रिपेयर नहीं हो रहा। जब फूड प्रिपेयर नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन भी नहीं बन रही है, ऑक्सीजन नहीं बन रही है। अब लेकिन प्लांट्स जो है वो रात में रेस्पायर तो करेंगे ना। अब जब वो रेस्पायर करेंगे तो उसके लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी रात में, ना कोई फोटोसिंथेसिस है ना कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, तो वो ऑक्सीजन आती है फ्रॉम एयर, एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज हो जाती है प्लांट्स की बॉडी में। सो at night no photosynthesis, no oxygen produced, oxygen from air diffuses into leaves for respiration। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आती है, बाहर से आती है, एयर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस डिफ्यूजेस आउट। अब जब रात में जब ऑक्सीजन अंदर आई तो अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन
से हमारा फूड जो है वो ब्रेकअप होता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होता है, और वो किस में टूट जाता है, पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या होगा, अब इस टाइम पे खाना तो बन नहीं रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज अप हो जाएगी, ये क्या होगी हमारी बॉडी से, सॉरी हमारे प्लांट्स की बॉडी से ये डिफ्यूज आउट हो जाएगी। तो बेटा डे टाइम में ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन होती है, और नाइट टाइम में ऑक्सीजन डिफ्यूज इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होती है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में क्या होता है बेटा, जैसे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो उनके मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी डिफरेंट होता है। अमीबा के अंदर सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन हो जाता है। अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है, उसकी जो स्किन होती है वो एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क करती है, ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करती है। एक्वेटिक एनिमल्स फिश जैसे होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनके गिल्स, जो उनके फिन्स होते हैं आपने देखे होंगे जिन्हें हम गिल्स बोलते हैं, वो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर, कॉकरोच एक्सेट्रा, जैसे कि हाउस फ्लाई हो गए, मॉस्किटो हो गए, जो ये इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, उनके जो उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो होते हैं स्पायरिकल्स। उनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्पायरिकल बोलते हैं, और वो स्पायरिकल्स जो है वो एक एयर ट्यूब में अंदर अटैच्ड होते हैं जिनको हम ट्रैकिया बोलते हैं। तो इंसेक्ट्स की जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो होता है ट्रैकिया। नाउ लैंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन, रैट, डॉग, ये जितने भी लैंड एनिमल्स हैं, लिजर्ड, ये सब कैसे रेस्पायर करते हैं भाई, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक तो थ्रू नोज होता है, हमारे नॉस्ट्रल्स से ऑक्सीजन की एंट्रेंस होती है, बट जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, जो गैसेस का मेन एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है। तो ह्यूमंस में या लैंड एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या कहलाते हैं, हमारे लंग्स कहलाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रेस्पिरेशन होता है वो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरीके से होता है, मतलब कि उनके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। अब जैसे टेरेस्ट्रियल और अब जैसे हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं या जो लैंड एनिमल्स होते हैं, उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो एयर से पूरी होती है, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लैंड एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल में काउंट अप होते हैं ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो हवा से लेते हैं, हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो एयर से मिलती है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं, तो उनकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो पानी से पूरी होती है, यानी कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो उसको अपने अंदर उसके थ्रू रेस्पायर करते हैं और उसी से ब्रीथ करते हैं, उसी के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। तो बेटा जो एक्वेटिक एनिमल है उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन लेनी है, तो अब आपको पता है कि जो अमाउंट ऑक्सीजन का एयर में प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में जितना अमाउंट वाटर में होता है वो बहुत कम होता है। Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but aquatic animals use the oxygen dissolved in water. Terrestrial animal जो ऑक्सीजन यूज करते हैं वो हवा से इस्तेमाल करते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो डिजॉल्व फॉर्म में होती है, जो कि वाटर में मिक्सअप होती है, वहाँ से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज लो एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो जो एयर में अमाउंट प्रेजेंट है, जो एयर में अमाउंट प्रेजेंट है ऑक्सीजन का वो बहुत ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो इतना कि पानी में होता है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होती है एक्वेटिक एनिमल्स की वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन लेनी है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए उनकी जो ब्रीदिंग का रेट होता है वो बहुत हाई होता है। भाई एक चीज़ जो किसी चीज़ के अंदर मिक्सअप है उसमें से खींचना, और एक चीज़ जो हमें फ्रेश ऐसे ही मिल रही है उसको लेना ईजी होता है। तो हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है इन कंपैरिजन टू एक्वेटिक एनिमल कैसा होता है बेटा, हमारा लो होता है और उनका ब्रीदिंग रेट हमसे ज़्यादा हाई होता है। अच्छा, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, या ये कह लो कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और ब्रीदिंग किसे कहते हैं। ब्रीदिंग जो है वो सीधा सीधा सांस लेना, यानी कि ऑक्सीजन का इंटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, उसका एक्सपेल आउट होना, उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। बस इतना सा प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का। बट जो रेस्पिरेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें ब्रीदिंग तो होती ही होती है और साथ में क्या होता है, हमारे फूड का ऑक्सीडेशन भी होता है। दैट मीन्स फूड का ब्रेक डाउन होता है इनटू एनर्जी, वो एनर्जी जो हमें कोई भी काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग।
तो बेटा द मैकेनिज्म ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेल आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मैकेनिज्म सिर्फ इतना ही है कि ऑक्सीजन का इंटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करना। बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रीदिंग के साथ साथ फूड का ऑक्सीडेशन भी होता है। और जो ब्रीदिंग है वो हमारे लंग्स के थ्रू होती है ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल्स में, और जो ब्रीदिंग और जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होती है, वो आप जानते हो कहाँ होती है। मेन हमारा जो रेस्पिरेशन का जो एनर्जी में कन्वर्जन होता है वो कहाँ होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ मूव टू द टॉपिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है हमारे अंदर, उसके लिए सबसे पहले हम अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देखते हैं। तो हमारी सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो हमारी नोज है। नोज में हमारी 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं, सीधे 2 नॉस्ट्रल्स जहाँ से एयर की एंट्रेंस होती है, और एयर की एंट्रेंस होने के बाद हमारा आएगी नेजल पासेज। तो हमारा जो नेजल पासेज होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं बेटे, एक छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिन्हें हम फाइन हेयर्स बोलते हैं, और एक म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो फाइन हेयर्स का और म्यूकस का क्या वर्क होता है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जितने भी बैक्टीरिया या कोई भी हार्मफुल चीज़ होती है, अगर वो हमारी नोज में एंट्रेंस कर लेती है तो वो क्या करते हैं, हेयर और म्यूकस उसको रोक लेते हैं, वो उसकी एंट्रेंस हमारी बॉडी के अंदर नहीं होने देते। अब उसके बाद देन हमारी जो एयर होती है वो हमारे कहाँ जाती है बेटा, थ्रोट में जाती है। थ्रोट में हमारी 2 चीज़ें हैं, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। फेरिंग्स जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, और लैरिंग्स दैट इज आवर वॉइस बॉक्स, जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है। तो थ्रू फेरिंग्स एंड लैरिंग्स हमारा जो एयर होती है वो एंटर करती है हमारी थ्रोट में, थ्रोट, और उसके नीचे हमारा ट्रैकिया। तो जो हमारी जो ये पूरी थ्रोट है, ये इस जो ट्रैकिया है वो हमारा किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, कार्टिलेज की रिंग से मिलकर बना हुआ है। कार्टिलेज की रिंग्स मतलब, कार्टिलेज आप जानते हो कि जो बोन्स होते हैं उसमें जो सॉफ्ट बोन होता है उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरीके की है, मैंने ये थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया है, सी। तो जब फेरिंग्स और लैरिंग्स से नीचे जाता है एयर, तो ये जो ट्रैकिया है ये हमारी इस तरीके से डिजाइनिंग की गई, ये कार्टिलेज की गोल गोल रिंग्स हैं। यहाँ पर जो ये रिंग्स हैं ये एयर को कोलैप्स्ड नहीं होने देती। जब एयर की एंट्रेंस होती है तो अगर ये कोई ऐसा सॉफ्ट पाइप टाइप होगी तो जब एयर आएगी तो वो बलून की तरह फूल जाएगा, और जब एयर नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बट ऐसा नहीं होता है। ये जो रिंग्स हैं वो कैसी बनाई है, हमारी कार्टिलेज की रिंग दी है ताकि एयर आए या जाए उससे वो कोलैप्स्ड ना हो। अब ये जो हमारा फाइनल ट्रैकिया है, इस ये जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनटू द 2 लंग्स। हमारे बेटा हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, पेयर ऑफ 2 लंग्स। दोनों लंग्स के अंदर क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर ब्रांच हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है। ब्रांचिंग हो जाती है किस चीज़ की, ब्रोंकाई की। ये आप देख रहे हो, ये इस तरीके से ब्रांचिंग हो जाती है, ये ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। या अगर आप इंडिविजुअल बोलोगे तो ब्रैंक्यूल्स, और अगर इन प्लूरल फॉर्म बोलते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। तो पहले ये डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, देन सेकेंडरी, और फिर और फर्दर डिवाइड होता है दैट इज टर्शियरी ब्रोंकाई। आपके एनसीईआरटी की बुक में इसका बहुत अच्छा एक डायग्राम दिया हुआ है कि किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई में इसको डिवाइड किया गया। और सबसे लास्ट पार्ट में होते हैं इसके एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एयर की स्पेस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कि एयर, ऑक्सीजन जो आ रही है तो वो उससे पूरा एक्सपेंड हो जाएगा लंग्स हमारे, तो उससे जो एल्वियोलाई होंगे वो भी पूरी तरीके से एक्सपेंड हो जाएंगे। ये बहुत सारे अमाउंट में होते हैं, जैसे आपको याद होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते थे, सिमिलरली यहाँ पर क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं। और जैसे कि विलाई के पास ब्लड कैपिलरीज थी, सिमिलर वे में यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स हैं। उनका काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना और ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी पास कराना, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन हमारी जो एयर बाहर से आ रही है वो हमारी पूरी ईच एंड एवरी सेल में जाएगी फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, फूड का जो ब्रेक डाउन होना है उसके लिए। तो बेटा देखिए, सबसे पहले नोज में एंट्रेंस होगी, नोज के बाद हमारे म्यूकस और फाइन एयर जो भी बैक्टीरिया होगा उसको रोक देगा, देन थ्रोट में जाएगा, देन कार्टिलेज रिंग से होकर गुजरेगी हमारी एयर, उसके बाद लंग्स में जाएगी, लंग्स में ब्रोंकाई है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक, ब्रोंकाई से फिर एल्वियोलाई में जाएगा, एल्वियोलर सैक से ब्लड वेसल्स में
क्रॉस आउट होगी। जब ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाएगी, अच्छा जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो सिर्फ डिफ्यूजन से काम हो जाता है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस से ही ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर जाती है थ्रू आउट द बॉडी। बट ये ह्यूमन बॉडी है वो अच्छी खासी बड़ी बॉडी है, तो सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन कैरी आउट नहीं हो सकती है। तो हमारी बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हमारे ब्लड में एक ब्लड का कंपोनेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, जिसमें कि रेड ब्लड सेल होते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन के जो कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है दैट हैज़ द ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन को बहुत प्यार करता है, यानी ये ऑक्सीजन को फौरन अट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे ही ब्लड कैपिलरीज के पास ऑक्सीजन आएगी तो उसमें जो हीमोग्लोबिन होगा वो उसको फौरन कैरी आउट कर लेगा और उसको थ्रू आउट द बॉडी ले जाएगा। तो हीमोग्लोबिन हैज द ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो हीमोग्लोबिन कैरी आउट नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, तो जो डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड आती है टू द लंग्स और फिर एयर के फॉर्म में वो पास आउट हो जाती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी आउट करता है वाटर और ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है हमारा हीमोग्लोबिन। डिफ्यूजन का प्रोसेस भी होता है बट ओनली डिफ्यूजन नहीं होता है हमारी थ्रू आउट द बॉडी। तो बड़ा इजी सा हमारा रेस्पिरेशन जो इन ह्यूमन बीइंग का जो प्रोसेस है बहुत इजी सा है कि नोज टू लंग्स किस तरीके से एयर आती है। अभी मैंने आपको ब्रीदिंग का पूरा मैकेनिज्म तो बता ही दिया था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। जैसे आपको न्यूट्रिशन का समझ में आया वैसे ही रेस्पिरेशन भी आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और न्यूट्रिशन का पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और मैं अब आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपडेट करूँगी। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।